नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक्सपर्ट आदित्य सत्संगी जी। बहुत-बहुत स्वागत है आदित्य जी, नमस्कार। आपको प्रणाम, आपके दर्शकों को प्रणाम और वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज बात करते हैं भारत के उस मिलिट्री ट्रैप की, जिससे चीन खौफ में है। भारत के 2 सबसे बड़े रणनीतिकार, 2 अलग-अलग राजधानियाँ और एक ऐसा मिशन जिसने दुनिया की जासूसी एजेंसियों को अलर्ट पे डाल दिया है। एक तरफ भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल अचानक चीन की राजधानी बीजिंग में लैंड करते हैं। ठीक उसी समय हजारों मील दूर मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर पुतिन के सबसे करीबी अधिकारियों के साथ एक बेहद सीक्रेट मीटिंग कर रहे होते हैं। आखिर इन 2 महाशक्तियों के बीच भारत कौन-सा किलर गेम खेल रहा है, जिसने वाशिंगटन से लेकर के बीजिंग तक की रातों की नींद हराम कर दी है और पर्दे के पीछे वो कौन-सी खुफिया डील हो रही है, जिन्हें अब तक दुनिया से छिपा के रखा गया है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनकी पुतिन के साथ मिल कर के शी जिनपिंग के खिलाफ कोई बड़ी डील हो रही है, कोई चक्रव्यूह रच दिया गया है? आदित्य जी। देखिए, अगर मैं डोभाल जी की चीन विजिट को देखूं, तो वो अभी एक कस्टमरी विजिट है, जिसमें वो चीन के प्रेसिडेंट को बुला रहे हैं भारत ब्रिक्स समिट के लिए। जैसे जब भारत में जब चाइना में एससीओ समिट हुआ था, वैंग ही आए थे भारत। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को पर्सनल इन्विटेशन दिया था शी जिनपिंग के बिहाफ पे। ये डिप्लोमेटिक कर्टसी होती है। और आपको पता ही है कि ब्रिक्स जो है, ये जो टर्म है गोल्डमैन सैक्स ने बनाई थी। ये कोई इन देशों ने मिलकर नहीं बनाई। गोल्डमैन सैक्स की टर्म है कि इन फ्यूचर BRICS जो कंट्रीज हैं, इनकी इकोनॉमी G7 से बड़ी होगी। वो हो गई है। जो G7 का जो ट्रेड है 29% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट है और ब्रिक्स का है 32%। वैल्यूएशन G7 की थोड़ी ज़्यादा है बिकॉज उनकी करेंसीज ऐसी है, यूरो और डॉलर। लेकिन वैल्यूएशन और वॉल्यूम में अगर देखा जाए तो ब्रिक्स बड़ा है। तो वॉल्यूम हैज टू बी इन प्रोपोर्शनेट टू द डॉलर वैल्यू। तो जब करेंसी करेक्शन होगा, होना ही है, अभी मैक्सिमम 2 साल में हो जाएगा करेक्शन, तब ब्रिक्स की वैल्यू विल बी 3 टाइम्स मोर देन G7। तो ये इकोनॉमिक एक तरीके का एक लूज ग्रुपिंग है। अब प्रॉब्लम क्या है कि चीन जो है हमेशा कंट्रीज की जमीन हड़प के रखा हुआ है। जैसे कि भारत की जमीन हड़पी हुई है। अब इधर बॉर्डर सिक्योरिटी बात शुरू हो चुकी है भारत और चीन के बीच में। मैं जैसे आपके चैनल पे बहुत बार बोल चुका हूँ, बाकी जगह बोल चुका हूँ कि जी। जो हेनरी मैकमोहन लाइन है, वो चीन नहीं मानता, भारत मानता है। तो भारत ने अपने हाथ दोनों पीछे बांधे हुए और उस पे बेड़ियां लगा ली हैं और पैर पे भी बेड़ियां लगा ली हैं। तो अगर चीन के साथ भारत को नेगोशिएट करना है, लेवरेज करना है बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, बॉर्डर लाइन के लिए, जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी सिक्किम से कैलाश मानसरोवर लोग जा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर भारत के लिए तीर्थ है, हिंदुओं के लिए। और यहाँ तक कि तिब्बत रीजन जो है पूरा का पूरा तीर्थ है भारत के लिए। तिब्बत से सारी नदियां निकल रही हैं। ये अधिक मैक्सिमम रिवर्स ऑफ चाइना एंड मैक्सिमम रिवर्स इन भारत आर कमिंग फ्रॉम तिब्बत। जैसे गंधी से पहाड़ से सिंधु नदी आती है, गंधी से पहाड़ के थोड़ा सा पूर्व में वहां से ब्रह्मपुत्र भी आती है। दोनों बड़ी नदियां हैं भारत की। बाकी सारी गंगोत्री, यमुनेत्री, वो भी उन्हीं ग्लेशियर से आ रही है जो भारत में दिखती है आके। तो तिब्बत एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। जो हमारे एक टकले प्रधानमंत्री थे पहले, नेहरू जी, उनको लगता था कि वहां कुछ उगता नहीं है, उनके बालों को उन्होंने एग्जाम्पल दिया तो छोड़ दो। ऐसे थोड़ी देश डिसाइड होता है। तो उन्होंने, अब देखिए वहां से सारी नदियों का स्रोत है, कितना इंपॉर्टेंट रीजन है वो। इट इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये उसको बोला जाता है। और सारे जो अभी वाटर जो वॉर शुरू होने वाले हैं, अब तिब्बत की लड़ाई जबरदस्त होने वाली है। इसके पहले थी तेल की लड़ाई। तो अब पता लगा है साइंस के मुताबिक या विज्ञान के मुताबिक पूरी पृथ्वी में तेल है।
सिर्फ एक गल्फ में नहीं है। गल्फ में निकालना आसान है, बट तेल पूरी पृथ्वी पे, अंडमान में भी निकल रहा है, बाकी भारतीय ऑफशोर ड्रिलिंग स्टेशन पे भी निकल रहा है, हर जगह निकल रहा है तेल। तो अगला जो युद्ध है वो पानी का युद्ध है। इसके लिए तिब्बत बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर भारत इस बार जो है हेनरी मैकमोहन लाइन को रिजेक्ट करता है, क्योंकि वो चीन तो नहीं मानता, वाई आर यू मान, हम लोग क्यों मान रहे हैं उनको, तो पूरा तिब्बत भारत का हो जाएगा कब्जा उस पर, क्योंकि उसमें रिलीजियस हमारा हेरिटेज है। और दलाई लामा तो बोल ही चुके हैं, थेरवाड़ा बुद्धिज्म में वो स्वयं बोल चुके हैं कि तिब्बत भारत का ही अंग है। तिब्बत हमेशा या तो ऑटोनोमस रहे या भारत का अंग रहे। तो ये नेगोशिएशन बॉर्डर सिक्योरिटी पे आई थिंक हमको अपना स्टैंड बदलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि चीन से आप कुछ मांगेंगे तो मिलने वाला नहीं है। चीन आपको उलझा देगा वापस, और चीन का काम क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते रहो और आपको उसमें एंगेज करते रखो, ये चीन का काम होता है। तो कब तक हम ये सब खेलेंगे, तो थक गए ना, हम लोग भी थक गए ना चीन से। और चीन के साथ मिलिट्री साइड में स्टेलमेट है। चीन ने 1962 में नेहरू की वजह से हराया। अब नेहरू तो आप सब जानते हैं कौन है, एयरफोर्स यूज नहीं करी। उसके बाद के सारे युद्ध भारत जीता है, जो जबरदस्त पिटाई करी हमने गलवान की। तो भारत चाहता है कि भाई थोड़ा कॉमन सेंस आए, कॉमन हेरिटेज है, उसको शेयर किया जाए। और मुझे लगता है कि ये स्टैंड बदलना चाहिए भारत का इन नेगोशिएशन विद चीन। और रही रही बात बाकी देशों की, पाकिस्तान दीज आर इमटेरियल कंट्रीज। पाकिस्तान को तो ब्रिटिश ने बनाया था टू अटैक रशिया, उनको लैंड चाहिए थी भारत से, और चाहते थे कि हिंदुओं को खत्म कर दिया जाए। ब्रिटिश की हेटरेट थी हिंदुओं के विरुद्ध, हिंदू हो सिख हो जो भी नॉन अब्राहमिक लोगों को खत्म कर देना चाहते। तो वो उसका टाइम तो अप हो गया। अब रशिया चाहता है कि तेल की लाइन बैठे भारत में, भारत चाहता है वंदे भारत ट्रेन चले और ऊपर तक। जी। तो आई थिंक पीओजे के और ये सब तो सेटल्ड इश्यूज हैं। अब भारत को डिसाइड करना कब लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली इट मेक्स मोर सेंस। जिलजिल बाल्टिस्तान लद्दाख का पार्ट है, अक्साई चीन लद्दाख का पार्ट है। और लद्दाख में तो आपको मालूम ही है कि हमारे जो असली शेर थे पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह, उनका ही राज चलता था पहले। ललित आदित्य के बाद उनका राज था ही। उन्होंने तो मान सरोवर तक यात्रा खोली थी, रिकॉर्ड कोई भूलना नहीं चाहिए, महाराजा रणजीत सिंह ने, लाहौर से मानसरोवर तक, है ना। तो ये हमारा इतिहास है, हमारे हिस्टोरिकल कनेक्शन है उस जगहों से। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भारत की सोच में डिफरेंस आना चाहिए और नेगोशिएशन टफ होने चाहिए इस बार। और आई थिंक जो कॉलोनियल लेगेसी थी, किसी भी भारतीय लीडर का कोई राइट नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, कि भारत के बिहाफ पे गलत एग्रीमेंट्स करे। अगर गलत एग्रीमेंट्स किए तो उनको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपने सही एग्रीमेंट्स, अगर आपको नक्शे के बारे में पता नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। तो वो तो ऐसा तो नहीं है कोई गलत डिसीजन लेगा कोई तो सारा भारत उसको मानता रहेगा। पाकिस्तान का डिवीजन वॉज ए रॉन्ग डिसीजन इटसेल्फ। तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बनाने की कोई औचित्य नहीं था उस समय। बर्मा को छोड़ देना, जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मवर्त है। पंजाब का पंचनद देश, सिंधु देश, सोमगिरी पहाड़, ये तो तक्षशिला जहाँ पे रामायण महाभारत बोली गई थी, जन्मजय ने को वैशंपायन ने, कैसे छोड़ देंगे उनको। चाणक्य ऋषि का आश्रम था वहां पे उसी जगह पे, और भरत के पुत्र तक्ष के नाम पे बनी है तक्षशिला। तो कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हमारा। तो हम किसी असुर को थोड़ी दे देंगे ऐसे ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मुलाकात है, ये कहीं चीन के लिए कोई फाइनल अल्टीमेटम तो नहीं है? देखिए, अब भारत जो है स्ट्रेंथ से नेगोशिएट कर रहा है, वीकनेस से नहीं। स्ट्रेंथ क्या है, मिलिट्री। उसको मालूम है हम युद्ध बदल देंगे ऑन द ग्राउंड। सेना हमेशा शक्तिशाली, सेना से ही डिस्कशन होते हैं। जी। तो अब पहली बार भारत जो है सैन्य शक्ति को पीछे रख के बोल रहा है कि देखो भाई, इनसे बचना है, नेगोशिएट करो, दिस इज राइट वे टू नेगोशिएट। चीन यही भाषा समझता है। पाकिस्तान के ऊपर आपको कुछ भी नेगोशिएशन की भी जरूरत नहीं है, मैं तो बोलता हूँ एम्बेसी बंद कर दो, सीधा ऊपर फेंको बम, बस कुछ नहीं। आदित्य जी, एक चीज़ और है ना, जैसा आप कह रहे हैं, अ, भारत ने एलएसी पर कोई ऐसा मिलिट्री ट्रैप बिछा दिया है जिसकी भनक
चीनी सेना को अब तक नहीं लगी है? देखिए, वो तो बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं सकते हैं फॉर मैनी रीजंस, जब तक कि भारतीय मिलिट्री ना बात करे। बट ये बात बोलते हैं कि हम तैयार हैं, और कुछ नहीं। जो चीन का जो प्लान था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट देगा, अब चीन को डर लग रहा है कहीं लासा ना खो बैठे, समझे आप? क्योंकि और आदित्य जी, जयशंकर जी की मॉस्को विजिट का सीधा कनेक्शन जो है कहीं लद्दाख की सीमा से तो नहीं है? नहीं, मॉस्को विजिट थोड़ा अलग है। मॉस्को विजिट में जयशंकर जी का प्लान वही मैंने को बताया, पहले इन्विटेशन है पुतिन जी के लिए, प्रेसिडेंट पुतिन के लिए, जो उन्होंने पर्सनली हैंड ओवर किया प्राइम मिनिस्टर मोदी मैसेज। और दूसरा जो है, मॉस्को में काम थोड़ा और है, जैसे कि अमेरिका में क्या बोलते हैं उसको, ट्रेजरी ट्विस्ट हो रहा है। ट्रेजरी, अमेरिका की बॉन्ड मार्केट एक्सप्लोड हो रही है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है पूरी दुनिया पे। और अमेरिका की तरफ से जो सैंक्शंस के अ, जो प्रपोजल्स है अगेंस्ट रशियन ऑयल, उस पे भारत रशिया कैसे करेगा। तो ऑलरेडी भारत और रशिया के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे हैं, और रशिया इस समय भारत से तेल खरीद रहा है, उसकी रिफाइनरीज बंद हो गई बिकॉज यूक्रेन। तो इन सब चीज़ों पे भारत और रशिया के बीच में बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है, बाय इससे बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। सो रशिया को भी भारत से बहुत फायदा होता है। और जी, जी। जयशंकर जी की विजिट से $100 बिलियन के ट्रेड लिमिट पे पहुंचने की प्लान है। रशिया रशिया के पास पॉपुलेशन बहुत कम है, तो अभी पॉपुलेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्लान चल रहा है, जैसे कि 5 करोड़ जापान मांग रहा है, 100 करोड़ ये मांग रहे हैं, है ना। और ऐसे करके लोग पॉपुलेशन मांग रहे हैं भारत की, क्योंकि भारतीय पॉपुलेशन उल्टा सीधा काम नहीं करती है। जी। और ये जो भारत-रूस की जुगलबंदी है, ये मतलब इस समय एक नई डेफिनेशन घड़ रही है, क्योंकि दुनिया ये कह रही है कि रूस अब चीन की मुट्ठी में है, लेकिन मॉस्को के अंदर बैठ कर के जयशंकर जो कुछ भी कर रहे हैं उससे शी जिनपिंग तो डरे हुए हैं, उनके होश उड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? देखिए, रूस की मुट्ठी में सॉरी चीन की मुट्ठी में रूस कब आया? कभी नहीं आया। ये तो बेकार की बातें हैं ये सब। आई थिंक दीज आर ऑल वो हेडलाइंस को क्रिएट करने की तरह होता है, टीआरपी के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। रूस जब मर्जी चाहेगा। उसके साथ ओनली वन प्रॉब्लम है कि ईस्टर्न रशिया इज वेरी लेस पॉपुलेटेड, जहाँ पर चीन वही हरकतें करता है भारत के साथ जो रूस के साथ भी करता है। घुस आएगा, 2 किलोमीटर पहले गांव बना देगा और फिर भाग जाएगा। कम करते हैं वो लोग। तो उनको पता नहीं क्यों ऐसा आदत है, उनको सारी कंट्रीज का ऐसा करते हैं। और तो लेकिन और चीन जो वास्तविक में बहुत छोटा सा प्रांत है, छोटा सा देश है, ईस्ट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पूर्व में, बीजिंग के नीचे, और थोड़ा सा वो जहाँ पे बैम्बू की खेती होती है, दैट इज द स्मॉल रियल चीन। बाकी सारा ऑक्यूपाइड लैंड है बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको ब्रिटिश और अमेरिकन से गिफ्ट दे दिया टू कंट्रोल द लैंड फॉर ओपियम ट्रेड। ये था, वो चाहते थे कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू बॉर्डर्स खोले, अटैक करें रशिया को। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक्चुअली हेल्प अमेरिकन एस्टेब्लिश बेसिस, लिस्टिंग बेसिस फॉर द रशियन न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयमेंट। तो चीन, कोई रूस बुरा तो नहीं है कि ये सब हो चुका है पहले। और आपको पता ही है, साइनो रशियन वॉर भी हुआ था एक बार। तो चीन की मुट्ठी में रूस कैसे आ सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं है। तो और दोनों का रेस अलग है। रशियन रेस जो है, चाहे कम पॉपुलेशन हो, बट दे नो हाउ टू फाइट। चीनी लोग नूडल्स के अलावा क्या लड़ सकते हैं? आई डोंट थिंक सो दे कैन फाइट। किसी के विरुद्ध नहीं लड़ सकते। वो टेराकोटा के सोल्जर्स क्यों बनाए थे बड़े बड़े? क्योंकि कहीं भारतीय ना आ जाए, डर के मारे। तो जी, लगे था बुत बनाएंगे तो लोग डर जाएंगे, बुत से कौन डरता है? स्केयर क्रो था वो। सो आई डोंट जी, थिंक जी। सो चीन के कब्जे में रशिया आएगा, मुझे नहीं लगता। और आदित्य जी, अगर हम देखें सिनेरियो पूरा जो इस समय बना हुआ है, एक बात तो मानेंगे कि चीन अंदर ही अंदर घबरा रहा है। उसको ये भी फ़िक्र हो रहा है कि मॉस्को में
क्या चल रहा है, और एलएसी पर जो सिचुएशन बनी हुई है, उसका भी उसे डर है कि कहीं सेना पीछे हटाने के लिए कोई बात ना बन जाए। तो ये एक तरह से आपको नहीं लग रहा कि मोदी और पुतिन मिल करके एक घेराबंदी शब्द होता है ना, घेराबंदी के लिए पूरा प्लान कर लिया है? देखिए, रशिया और चीन के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे हैं बिकॉज ऑफ द वॉर। रशिया और भारत के रिश्ते स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू रशिया चीन रिलेशनशिप। रशिया चाहता था कि चीन और भारत दोस्ती करें, लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो पुराना जो माइंडसेट है वो एक्सपेंशन का है, और एक्सपेंशन में आई डोंट थिंक सो इंडिया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अनफिनिश्ड एजेंडा है बॉर्डर। और मुझे मुझे लगता नहीं, मुझे मैं चाहता हूं कि भारत इसको ओपन करे, इशू को डी रिकॉग्नाइज करे। हेनरी मैकमोहन लाइन देखते क्या करता है चीन, लेट्स सी व्हाट चीन डज। वैसे भी तो मानते तो है नहीं, और अरुणाचल प्रदेश को साउथ चाइना बुला के क्लेम करते हैं वो, तो मानते तो है नहीं। वाई वी कीप दैट, उसको कर दे अनरिकॉग्नाइज। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट दिया कि तिब्बत हमारा जी। है ना, उनका स्टेटमेंट है, पब्लिक स्टेटमेंट है। तो भारत बोले ठीक है, हमारा स्टेट चाहता है कि पूरा चीन हमारा हो, तिब्बत हमारा हो, लेट्स डू इट। जब तक कि हम ये काउंटर नहीं खोलेंगे ना, देखिए क्या है ना, चीन में कोई बिजनेस करने जाता है, वो सबसे ज्यादा डरते हैं भारतीय नेगोशिएटर से, क्योंकि हम तो एक एक आलू का नेगोशिएशन करते हैं घर में बैठ के। ये थोड़ा पाव किलो ज्यादा दे दो भैया, थोड़ा धनिया डाल दो साथ में, थोड़ा चीन मिर्ची डाल दो साथ में, है ना, ऐसे नेगोशिएशन करते हैं हम लोग एक छोटे से कोई आलू सब्जी खरीदने पे। चीन के लोगों को लगता है कि इंडियंस आर वेरी क्लेवर, तो एक हवा बनाया हुआ है इंडियंस का। उनको लगता है इंडियंस, और एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने भर दिया है कि चीनी लोग सबसे सुंदर होते हैं दुनिया में, और जब चीनी महिलाएं देखती हैं भारतीय पुरुषों को, उनको लगता है भारतीय पुरुष सबसे ज्यादा हैंडसम है। ओके, तो ये बड़ा कंफ्यूज सिनेरियो है चीन में। प्लस 40% कन्वर्जन हो गया है उनका, कैथोलिसिज्म घुस गया है। तो चाइनीज सोसाइटीज इन डोलड्रम्स। साथ में वो क्लेम करना चाहते हैं बुद्धिज्म उनका है, तो मोदी जी ने वो रिवर्स कर दिया, बुद्धिज्म बोला बुद्धिस्ट हमारे से, बुद्ध तो हमारे भगवान में, उनका जन्म तो भारत में हुआ, ही का टेशु मगध देश में हुआ था। नाउ अब तो चीन का काफी जो पॉपुलेशन बोलते हैं 1.4 बिलियन, वो है नहीं, 600 मिलियन है। एवरग्रीन कोलैप्स कर गया, रियल एस्टेट कोलैप्स कर गया उनका, एक्सपोर्ट्स हो नहीं रहे अमेरिका को। तो चीन इज इन वेरी बैड सिचुएशन। तो और चीनी जनरल्स को आपने देखा, पर्ज भी किया शी जिनपिंग ने, उसको बिना बताए ऑपरेशन किया था गलवान का। सो कुछ लोग बोलते हैं उनको पूरी तरह पता था। तो ऑल दीज थिंग्स इफ यू सी, then I don't think so चीन is in a strong position for anything। और कहीं ना कहीं भारतीय पॉलिसी मेकर्स को भनक होनी चाहिए। वैसे उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है, मैं फिर भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन में बात करता हूँ, तो आई गिव देम दैट क्रेडिट कि उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे से होगा। मेरा बस फिलोसॉफिकल पॉइंट ज़्यादा रहता है कि कहीं ना कहीं हमको लेवरेजेस चेंज करने पड़ेंगे चीन के विरुद्ध, अगर हमको अच्छे आउटकम्स चाहिए। नहीं तो सेम आउटकम लटकाते रहेंगे, उनका काम ही आपको लटका के रखना। वो होता है ना, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख। जी। यही है चीन का, मीटिंग पे मीटिंग पे मीटिंग के मीटिंग पे मीटिंग, लेकिन वो हिलर नहीं रहा है। आप कितनी मीटिंग कर लो, 12 कर लो, 20 कर लो, 30 कर लो, 40 कर लो, अब कितना चाय पियोगे यार, कितना कॉफी पियोगे? पक जाएंगे ना लोग भी कि वापस वही चिंग चौंग पिंग पोंग, और उसके बाद कुछ भी आउटकम नहीं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं जो अजीत डोभाल जी का मीटिंग है, उन्होंने साफ बोला होगा कि वाई आर यू आर्मिंग पाकिस्तान, वाई आर यू सेंडिंग वेपन्स टू बांग्लादेश, ये पूछा होगा प्रैक्टिकल। बाकी तो भारत अपना पोजीशन स्टैंड चेंज करेगा ही। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सर्टिफिकेट दे दिया कि तिब्बत आपका है, रिकॉग्नाइज किया, नेहरू ने दे दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्टिफिकेट दे दिया। कौन देना चाहिए? हमारा क्वेश्चन है, किसी का राइट ही नहीं बनता भारत का कोई हिस्सा किसी को दे दे। किसी का राइट नहीं है कि भारत के विभाजन करा सके, किसी का राइट नहीं है। जो देवताओं ने, भगवान ने लिखा है भारतवर्ष, वो तो ओरिजिनल होगा डिजाइन ना। तो कहीं ना कहीं हमारी नेगोशिएशन वीकनेस आती है। अब देखिए,
पृथ्वी का इतिहास है, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जहाँ किसी ने युद्ध ना किया हो। एक दिन ऐसा नहीं गया। युधिष्ठिर महाराज ने 36 वर्ष राज किया, 36 वर्ष युद्ध हुआ, हर दिन युद्ध हुआ। जन्मजय, हमारा इतिहास ही यही है और पृथ्वी का रूल ही यही है। तो युद्ध आज ना हो या कल हो, जो भी शांति की अभिलाषा ज्यादा करेगा उसकी पिटाई सबसे पहले होती है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों बोलते हैं, चाणक्य नीति बोलता है, कभी दुश्मन को आश्वासन न दो शांति का, वो चैन की नींद न सो पाए। तो आज शायद चीन के ऐसे ही हो रहा है कि तुम चैन की नींद नहीं सो सकते। पहली बात तो भारतीय वेपन्स काफी एक्यूरेट है, अग्नि 5 एक्यूरेट है, अग्नि 6 एक्यूरेट है। चीन की मिसाइल पाकिस्तान पे फेंकेंगे, शायद गिर जाए सीरिया में, पता ही नहीं कहाँ जा रही है मिसाइल। चीन की बंदूकें फटती रहती हैं, अपने आप ही फट जाती हैं कुछ तो, और चीन का बम और पाकिस्तान के बम बैरल के अंदर ही फट जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो उनको मालूम है कि भाई भारतीय मिसाइल चलेगी तो गिरेगी, जो टारगेट होगा उस पर गिरेगी। मैक्सिमम एरर प्रोबेबिलिटी विल बी 10 मीटर्स, और सम केसेस जो बड़ी मिसाइल है लॉन्ग डिस्टेंस की तो 100 मीटर, लेकिन उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो दे नो दैट। प्लस एंटी सैटेलाइट वॉरफेयर, भारत का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। एंटी सैटेलाइट में हमारे मिसाइल्स ऑलरेडी हमने टेस्ट की हुई हैं। एयर डिफेंस उसने ऑलरेडी सीन देख लिया है भारत का। उसकी PL-15 तो ऐसे गिरी थी जैसे कि परमिशन लेके गिरी हो भारत के अंदर, और सारा कमाल था भारत का एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का और रडार्स का, जिन्होंने उस मिसाइल को ही निरस्त कर दिया हवा में। सो दे नो ऑल दिस थिंग्स, दे नो। और हमारे माउंटेन डिविजन्स आर वेरी वेल इक्विप्ड एंड वेरी वेल ट्रेन, और लगी हुई है सेनाओं। तो जरा सा हिंट होगा या भारत की कोई स्ट्रॉन्ग सरकार बात करेगी कि भाई ले लो लासा, लासा पहुंचो, तो पहुंच जाएंगे। आपने हथियारों की बात की तो चीन और तुर्की के जो सबसे एडवांस ड्रोन्स हैं, भारतीय रडार्स को चकमा नहीं दे पाए ना? सिंदूर में तो नहीं दे पाए, जी। और उनके बख्तियार ड्रोन्स बेकार ड्रोन्स है, उसको रशिया ने रिजेक्ट कर दिया था। और और टर्किश का क्या है कि देखिए, टर्किश जो है ना बात बहुत करते हैं, कोई इनके मुंह पे ताला लगवा दे थोड़े थोड़े दिनों के लिए, बात बहुत नॉट करते पॉसिबल, नॉट हैं, है ना? पॉसिबल। पाकिस्तान और इनमें सेम बीमारी है। अब अताउल तर्क का अगर हम वॉर हिस्ट्री देखें जिसपे टर्की बना हुआ है, कौन सा युद्ध उन्होंने जीता अगेंस्ट द प्रॉपर आर्मी? जीरो। पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखें, कौन सा युद्ध जीता अगेंस्ट द प्रॉपर? जीरो। अब तो अफगानिस्तान से ही पिटते हैं, बॉम्बार्डमेंट कर दिया हॉस्पिटल में जाके अफगानिस्तान में, तो अफगानी इनको छोड़ने वाले तो नहीं है। और साथ में देखिए क्या है कि वो तो भारतीय सरकार बड़ी सॉफ्ट रहती है इन लोगों के साथ, इसलिए बचे हुए हैं, और कुछ नहीं, इनके पास और कुछ है नहीं। अगली बार से आप सीज फायर के लिए फोन करें तो उनको बोलो रॉन्ग नंबर सर, DGMO को बोला चाहिए रॉन्ग नंबर, किधर फोन कर दिया आपने। तोड़ो, जब तक तोड़ना चाहे तोड़ो, और एंड में जाके बोलो कि ठीक है, कि अब सब ठीक है, कि कुछ और मरम्मत की जाए। जब तक कि भारत पाकिस्तान की लैंड ऑक्यूपाई नहीं करेगा, सिंधु नदी के पश्चिम तट पे अपने बॉर्डर्स नहीं बनाएगा, तब तक ये लोग सीखने वाले नहीं हैं। इनको जमीन एक छल के द्वारा मिली थी, और उसको वापस छीनना भारत का कर्तव्य है। ये चेंज जब तक नहीं आएगा भारतीय लीडरशिप में, ये प्रॉब्लम पकाती रहेगी। और मैं आपको बोल रहा हूँ, जेनजी से तो हम लोग परेशान है, भारतीय सरकार जी, जी। जैन अल्फा नोच डालेगी, क्योंकि जैन अल्फा बोलेगी हम आपकी बकवास सुन रहे हैं पिछले 70 साल से कि आप कश्मीर पे ये, कश्मीर पे ये, व्हेन आर यू एंडिंग द मैटर। वो ये पूछने वाली, उसको कोई इतिहास से मतलब नहीं है। वो ये देख रही है कि मेरे जीवन में आप पुरानी प्रॉब्लम्स लेके मत आओ। और एज ए ग्रैंड फादर और नेशन के लीडर्स, आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है। सारी पार्टीज भारत में वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रही है ना? तो आपने कुछ सॉल्व नहीं किया है प्रॉब्लम। पब्लिक ये नहीं देखेगी कि इतना सारा काम किया मोदी जी ने। मोदी जी बताते रहते हैं 2014 के बाद उन्होंने ये किया, UPI नंबर 1 हो गया, ब्रिजेस बन गए, पेंशन मिल रही है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले गए हैं। ये कुछ नहीं देखने वाली जनरेशन अल्फा।
वही देखिए इतने सालों से कश्मीर कश्मीर कर रहे हो, आज तक आपने सोल्यूशन नहीं किया, हमको प्रॉब्लम देके चले गए। फिर वो अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे और वो सोल्यूशन पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि इस जनरेशन में पेशेंस नहीं है। ये जनरेशन जो पुराने जो थे ना, जिनको अमन की आशा वाला गैंग, ये जनरेशन है खूनी आशा वाला गैंग, जो नया वाला आने वाला है। वो पीट पीट के पाकिस्तान के अच्छे, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पाकिस्तान हैज टू डिसाइड कि किससे पिटना चाहता है। अमन की आशा गैंग वालों से पिटना चाहता है, ये जनरेशन अल्फा से पिटना चाहता है। दिस इज वेरी डिफरेंट जनरेशन। आपने सही कहा और बहुत बड़ी बात की आपने। मॉस्को और बीजिंग की जो ये मीटिंग्स हुई है, साझा मीटिंग्स, इनके नतीजे क्या निकलेंगे, ये तो वक्त बताएगा। आपने आदित्य जी मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और तमाम विषयों पे आपने विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।